वो मैं आपको बता रहा हूं। कल हमने पढ़ा पहला प्रश्न, भूकंप क्या होता है। दूसरा प्रश्न हमारे सामने था कि जो भूकंप आता है उसमें जो भूकंपीय तरंगे, प्रश्न आप लिखते जाना बेटा, भूकंपीय तरंगे है वो कौन कौन सी होती है। इनकी विशेषताएं क्या है। ठीक है, ये हमने पढ़ा। इसके अलावा अपने आता है भूकंपीय छाया क्षेत्र क्या होता है। भूकंपीय छाया क्षेत्र क्या होता है, समझ में आ गया था बेटा। भूकंपीय छाया क्षेत्र क्या होता है। इससे आगे और प्रश्न जो आपके भूकंप से रिलेटेड है, भूकंप के प्रकार, भूकंप का मापन, भूकंप के परिणाम, ठीक है, और भूकंप की आवृत्ति। ये आपके बुक में पाठ्यक्रम के अनुसार जो प्रश्न बढ़ते हैं, जिनमें हमने भूकंप क्या होता है वो पढ़ लिया। सामान्यतः धरातल पर जो आंतरिक प्रक्रियाओं के माध्यम से जो कंपन होता है उसे हम भूकंप कहते हैं। भूकंप की जो तरंगे हैं उनमें हमने पढ़ लिया PSL, PG, SG, P स्टार, S स्टार। इसके बाद इनकी विशेषताएं पढ़ ली सारी, कौन सी ठोस में गमन करती है, कौन सी द्रव ठोस सब में गमन करती है। एल तरंग सबसे विनाशकारी होती है जिगजैग के आधार पे। ये दोनों तरंगे हैं, इनको हम क्या नाम देते हैं बेटा, भूगर्भिक तरंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, भूगर्भिक तरंग कहते हैं। सारी चीजें हमें समझ ली। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन था भूकंपीय छाया क्षेत्र क्या है, ये भी हमने ये समझ लिया। भूकंपीय छाया क्षेत्र क्या होता है बेटा, ये चीज हमने समझी है। भूकंप का मापन हमने समझा कि भूकंप जो है वो कौन से यंत्र द्वारा, बताइए बेटा, कौन सा यंत्र है। सिस्मोग्राफी, सिस्मोग्राफी। पैमाने बताइए कौन कौन से पैमाने, रिक्टर और मर्केली, रिक्टर और मर्केली। रिक्टर पैमाना ये किसको मापता है, गहनता को और तीव्रता को। इसमें आपसे 1 से 10 तक के बिंदु होते हैं, 0 से 10 तक के, सॉरी। मर्केली है, ये किसको मापता है, गहनता को। इसमें 1 से 12 तक पॉइंट होते हैं। एक चीज और ध्यान रखना कि हर एक बिंदु जैसे 1 से 2 बढ़ रहा है ना, 1 से 2 बढ़ रहा है तो यह है 10 गुणा तीव्रता को बता रहा है। 10 गुणा तीव्रता को बता रहा है। कितनी, 10 गुणा तीव्रता को बता रहा है। 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, ये 10 गुणा तीव्रता को बता रहा है। तो ये भूकंप के मापन हमने पढ़े। भूकंपीय छाया क्षेत्र इसमें ही है कि जो तरंग जिसका अभिलेखन ये सीस्मोग्राफी यंत्र नहीं करता है, वह क्षेत्र उस तरंग का छाया क्षेत्र कहलाता है। छाया का मतलब होता है बेटा रिक्ति, यानी खाली जो है। तो उसको देखें तो जैसे P है, P का अभिलेखन नहीं किया तो P तरंग का छाया क्षेत्र हो गया। अब आप बताइए P का छाया क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है, 105 से 145। 145 तक, ठीक है।
और एस का 105 से 180 तक। कई बुक जो बोलती है ना बेटा, अलग अलग बुक है, ऑथेंटिक बुक है, आपकी बुक है सब, इनमें जैसे 103 आ गया तो आगे 143 आएगा, 102 आ गया तो आगे 142 आएगा, ये ध्यान रखना आपको। 105 आ गया तो 145 ही आएगा। तो एस तरंग का छाया क्षेत्र क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है। डायग्राम से आप समझा सकते हो। इसके बाद जो आपका प्रश्न बनता है, भूकंप की आवर्ती की बात है, तो भूकंप की आवर्ती है वो सभी जगह भूकंप नहीं आते हैं। कोई क्षेत्र है जहां पे आंतरिक हलचलें अभी चालू है या परस्पर विस्थापन या अभिसरण हो रहा है, उन क्षेत्रों में परस्पर भूकंप आते हैं। और भूकंप की तीव्रता की बात करें तो 8 से ज्यादा तीव्रता वाले, 8 से ज्यादा तीव्रता वाले भूकंप है वो विनाशकारी होते हैं। 8 रिक्टर पैमाने से ज्यादा तीव्रता वाले भूकंप क्या होते हैं, विनाशकारी होते हैं। और इनकी संख्या बहुत कम होती है, वर्ष में 2 4 5 बार मुश्किल से ये आते हैं, 2 बार मुश्किल से, क्योंकि इतनी तीव्रता के लिए काफी ज्यादा फोर्स अंदर से लगता है और ये बहुत कम आते हैं। तो भूकंपों की तीव्रता है वो निश्चित नहीं है, सॉरी आवर्ती है वो निश्चित नहीं है, आवर्ती वहां के बदलाव पे निर्भर करती है। अब अपने 2 प्रश्न रह गए जो हमने नहीं पढ़े, इनको डिटेल से पढ़ेंगे। एक तो बेटा भूकंप के प्रकार और एक भूकंप के परिणाम, दोनों में से प्रश्न आता है। भूकंप के प्रकार क्या है और भूकंप के परिणाम क्या है। सबसे पहले आपका जो प्रश्न है, भूकंप के प्रकार। भूकंप के प्रकार, कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो तो समझ लिया करो, कोई प्रश्न है तो पूछ लिया करो, ठीक है। पहला भूकंप है बेटा सामान्य विवर्तनिकी भूकंप। विवर्तनिकी का मतलब होता है बेटा हलचल, क्या होता है, हलचल। तो सामान्य हलचल होती है, और सामान्यतः हलचल किससे होती है, सामान्यतया विवर्तनिक भूकंप, ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो कंपन होता है, किसके कम ज्यादा होने से, दबाव के, घनत्व के और ताप के, इन तीनों में जब अंतर आता है तो आंतरिक भाग की चट्टानें हैं परस्पर क्या करती है, उनमें भ्रंश पड़ते हैं। भ्रंश पड़ने के कारण जो बल लगते हैं, कौन से, गुरुत्वाकर्षण बल है, ज्वारीय बल है, इन बलों के कारण क्रमशः चट्टानें विस्थापित होती है या संकुचित होती है। परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप आपके क्या आते हैं, भूकंप आते हैं। और इनको ही हम क्या बोलते हैं, विवर्तनिकी भूकंप कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कौन सा भूकंप बोलेंगे, विवर्तनिकी भूकंप। भूकंप। तो विवर्तनिकी भूकंप क्या हुआ, ऐसे भूकंप जो भ्रंशतल के सहारे सहारे उत्पन्न होते हैं। कौन से तल के सहारे सहारे, भ्रंशतल के सहारे सहारे उत्पन्न होते हैं। ये देखो मैं बताऊं आपको, उदाहरण के लिए जैसे हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है, हिमालय पर्वत का भाग है आपका, और इस हिमालय पर्वत वाले भाग में आपके ये जो भाग है, ये दक्षिण का भाग मैदानी भाग है, ये ऊपर की ओर क्या हो रहा है, विस्थापित हो रहा है, ये भाग अपना स्थिर है। तो यहाँ पे जो क्षेत्र है, ये जो पटल है वो कौन सी होगी, भ्रंशतल हो गया। इन क्षेत्रों में जब ये आपके हिमालय जो क्षेत्र है उसके अलग अलग भाग है, वो एक समानांतर पट्टियों में बने हुए हैं। अब उनमें जब आपसी क्या होता है, इधर से और इधर से दोनों से क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो इन दोनों प्लेटों में क्या होगा बेटा, अभिसरण। ये तो पढ़ा हुआ होगा आपका भाई। प्लेटें जो है वो 3 प्रकार से बनती है, उनकी सीमाएं 3 होती है। एक तो जब प्लेट जो होती है ना, प्लेट का मतलब होता है ऊपर पट्टी का भाग, पढ़ेंगे हम इसको। ये जब पास पास आती है तो बेटा इसको बोलते हैं अभिसरण। क्या बोलते हैं, अभिसरण बोलते हैं।
और जब ये दूर दूर जाती है तो बेटा इसको बोलते हैं अपसरण। क्या कहते हैं? अपसरण। और जब ये एक दूसरे के समानांतर गति करती है, एक दूसरे के समानांतर गति करती है, तो इसे बोलते हैं रूपांतरण। रूपांतरण, समझना। ये जब अपसरण होता है तो चट्टानें दूर दूर जा रही है, दूर दूर जा रही है, बीच में दबाव हट गया। बीच में क्या हो गया? दबाव हट गया। तो जैसे ही दबाव होता, आंतरिक भाग का मैग्मा पिघला और पिघल करके सब ऊपर आ गया। तो इससे क्या होता है बेटा? इस स्थिति में क्या आते हैं? ज्वालामुखी आते हैं। क्या आते हैं बेटा? ज्वालामुखी आते हैं। और जब ये पास पास आया तो दो भाग है, पास पास मिल रहे हैं, तो मिल रहे हैं तो धक्का लगाएंगे एक दूसरे को। धक्का लगाएंगे तो क्या होगा बेटा? फोल्ड होगा इनमें। या तो ये ऊपर की ओर जाएगा या ये नीचे की ओर जाएगा। नीचे की ओर जाएगा तो क्या बनेगी? घाटी। और ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या बनेंगे? पर्वत। तो पर्वत और घाटियों का क्या होता है? निर्माण होता है। किसका? पर्वतों का और घाटियों का क्या होता है? निर्माण होता है। और ये पर्वत और जो घाटी बन रही है, ये पर्वत और जो घाटी बन रही है, वो किसके कारण बन रही है? अभिसरण के कारण बन रही है। किसके कारण बन रही है बेटा? अभिसरण के कारण बन रही है। और अभिसरण के कारण क्या आते हैं? भूकंप आते हैं। क्या आते हैं? भूकंप। भ्रंशस्थल जो है, भ्रंशस्थल में परस्पर क्या है? अभिसरण होता है। अभिसरण के कारण क्या आते हैं? भूकंप आते हैं। तो बताओ, समझ में आया क्या? जो प्लेटें हैं, जैसे हमारी ये तो ऊपर वाली प्लेट है अंगारा लैंड और नीचे वाली है गोंडवाना लैंड। अब दोनों में परस्पर क्या हो रहा है? अभिसरण। इस कारण से हिमालय का क्या हो रहा है? निर्माण। और हिमालय के निर्माण के कारण क्या है? इनमें क्या आ रहे हैं? भूकंप आ रहे हैं। और लगभग आप देखते हो कि हिमालय क्षेत्र में भूकंप आते ही रहते हैं। हालांकि रिएक्टर पैमाना कम है, लेकिन भूकंप आते ही रहते हैं। तो बताइए बेटा, जो प्लेटें होती हैं उनमें जो भ्रंशन होता है वो आपके सामान्य विवर्तनिकी भूकंप का कारण है। प्लेटों की जो सीमाएं हैं उनको कितने भागों में बांटा? कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। 3 भागों में। 3 भागों एक में। तो अभिसरण और एक अपसरण और एक रूपांतरण। ठीक है। अभिसरण क्या करेगा? पर्वत आदि का निर्माण करेगा, भूकंप का कारण बनेगा। और अपसरण ज्वालामुखी का कारण बनेगा। और जो रूपांतरण होता है इसको हम बोलते हैं बेटा संरक्षी किनारा। कौन सा किनारा? संरक्षी। इसमें किसी प्रकार का कोई विशेष बदलाव देखने को नहीं मिलता है। जैसे एक चट्टान इधर है, एक चट्टान इधर है। ये चट्टान ऐसे कैसे किसकी है? आगे पीछे। आगे पीछे किसकी है? ना तो दबाव लगा रही है ना दूर जा रही है। आगे पीछे किसकी है? तो इसमें ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। तो पहला भूकंप समझ में आ गया क्या? यस पहला। सर। दूसरा भूकंप है बेटा ज्वालामुखी जन्य भूकंप। ज्वालामुखी जन्य भूकंप। अब आप कहोगे साहब ज्वालामुखी से भूकंप कैसे आया? ज्वालामुखी से भूकंप कैसे आया? कि ज्वालामुखी उद्गार जो होता है वो उद्गारित पदार्थ है, वो अलग अलग स्थिति में होता है। उसकी प्रकृति अलग अलग होती है। कोई तरल होता है, कोई ठोस होता है, कोई तप्त गैसीय होता है। अब जैसे पदार्थ आया, वो पदार्थ जैसे मान लो कैसा है? तरल अवस्था में चिपचिपा गाढ़ा लसलसा पदार्थ है, तो वो क्या करेगा? इस क्रेटर से बाहर तो आ गया साहब, पदार्थ क्या हो गया? क्रेटर से बाहर आ गया। लेकिन क्रेटर से बाहर आने के बाद इस क्रेटर के छिद्र के अंदर है वो धीरे धीरे रिसाव करता है, आंतरिक भाग में चला गया। आंतरिक भाग में चला गया और जाकर के वो जम गया। क्या हुआ? जाकर के वो जम गया। अब जब दोबारा उद्गार होगा तो जो आने वाला लावा है वो बहुत फोर्स के साथ आएगा। तो इस लावे को सॉरी आने वाला जो मैग्मा है फोर्स के साथ आएगा और इस जमाव को क्या करेगा? वो भयंकर विस्फोट के साथ क्या होगा? बाहर की ओर फेंकेगा। तो ये विस्फोट हुआ, इसके कारण क्या हुआ? विस्फोट हुआ। तो ये भूकंप का कारण है, इसे कंपन होगा। कभी कभी क्या होता है, कुछ ज्वालामुखी ऐसे होते हैं जिनमें जो उत्पन्न होने वाला पदार्थ है वो भी भयंकर गति के साथ और बहुत तेज आवाज के साथ बाहर निकलता है।
इसके कारण भी जो भूकंप आता है उसे हम ज्वालामुखी जन्य भूकंप कहते हैं। बताइए बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? अरे सर एक बार Yes, sir. दोबारा बता दो। सर दोबारा बता दो एक बार। कहने का मतलब सीधी सी बात है, ज्वालामुखी जब आता है तो ज्वालामुखी के कारण पदार्थ है वो निकास नली के आंतरिक भाग में चला गया। जो क्रेटर है ऊपर पहाड़ सा, और वहां से ज्वालामुखी निकल रहा है, ये मान लो ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, यहाँ से ज्वालामुखी निकल रहा है, तो ये जो भाग है ये कहाँ चला गया? इस नली में चला गया, दोबारा जाकर के जम गया, नली हो गई अवरुद्ध, नली हो गई अवरुद्ध। तो यहाँ पर ये भाग पुनः उद्गार होगा यहाँ पे, तो ये भाग क्या होगा? इससे टकराएगा और एक भयंकर विस्फोट करेगा, भयंकर विस्फोट करेगा, और भयंकर जो विस्फोट होगा वह कंपन का कारण बनेगा, और इसको हम क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी जन्य भूकंप कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई? ज्वालामुखी जन्य भूकंप कहते हैं। इसके बाद जो आपके भूकंपीय जो क्रिया है उसके अंतर्गत देखें तो आपका तीसरा प्रकार है खनन। खनन से भी भूकंप आता है साहब, पता है आपको? विस्फोट करते हैं खानों को खोदने के लिए, सामान्य बात है, पता है वो है भाई। समझने की आवश्यकता है खनन को। भाई जब हम खनन कार्य करते हैं तो वहां पे विस्फोट करते हैं पहाड़ों को तोड़ने के लिए, किसी खनिज को प्राप्त करने के लिए, तो उससे होने वाला कंपन है वो खनन से होने वाला भूकंप कहलाएगा। इसके अलावा एक है परमाणु और रासायनिक, परमाणु व रासायनिक पदार्थों का प्रयोग। परमाणु और रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं हम किसके लिए? हमारे आविष्कारों के, नए नए एक्सपेरिमेंट जो करते हैं उनके लिए। और ये जो परमाणु और रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं उसके कारण भी होता है कंपन, उसके कारण भी क्या होता है? कंपन होता है, और ये कंपन कहलाता है आपका परमाणु जनित या विस्फोटक पदार्थ जनित कंपन कहलाता है। क्या कहलाता है? विस्फोटक पदार्थ जनित कंपन कहलाता है या भूकंप कहलाता है। इसको हम परमाणु या विस्फोट जनित भूकंप कहेंगे, परमाणु या विस्फोट जनित भूकंप कहेंगे। बताओ समझ में आया कि नहीं है? आ गया क्या? Yes, sir. ठीक है। इसके बाद में एक भूकंप का प्रकार और दिया हुआ है, बांध जनित भूकंप। बांध जनित भूकंप क्या होता है? जब डैम होता है, डैम हमारा बांध, और इस बांध में जल है वो क्षमता से अधिक आ गया। जल क्या हुआ? क्षमता से अधिक आ गया। तो जल क्षमता से अधिक आया तो क्या बढ़ गया बेटा? दबाव बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया। जब उस बांध पे क्या हुआ? प्रेशर बढ़ा, तो बांध की दीवारें क्या होगी? टूट जाएगी, या आंतरिक भाग में क्या होगी? हलचल होगी। हलचल होगी तो वो क्या होगी? बांध की दीवारें हैं वो टूट जाएगी, बांध की दीवारें टूट जाएगी, और पानी है वो एक साथ बाहर निकलेगा, और जिसके कारण आसपास के क्षेत्र में क्या होगा? कंपन उत्पन्न होगा। वो कहलाएगा बेटा बांध जनित भूकंप। कौन सा? बांध जनित भूकंप। और एक सर्वोत्तम उदाहरण मैं बताता हूँ आपको। 1967 में कोयना नदी है, कृष्णा की सहायक नदी है, और उसमें बांध बना हुआ है कोयना में। इस कोयना बांध में भूकंप आया था 1967 में। ये बांध जनित भूकंप ही था, बांध जनित भूकंप था। इसके अलावा भूकंप के प्रकारों में एक नाम आता है आपको सुनामी। पढ़ा हुआ बेटा? सुनामी। सुनामी जो है इसका मतलब होता है बेटा समुद्री आंधी। समुद्री आंधी, समुद्री आंधी यानी सुनामी होती है। इस सुनामी के अंतर्गत देखें तो भूकंप का जो केंद्र है, या यूं बोल सकते हैं भूकंप का जो अधिकेंद्र है, वो क्या होता है?
महासागर होता है या जल क्षेत्र होता है। भूकंप का अधिकेंद्र क्या होता है? जल क्षेत्र होता है। एक बेटा एक नाम आता है चक्रवात और एक नाम आता है सुनामी, दोनों ध्यान देना। चक्रवात तो अभी आपने पढ़ा ही था, चक्रवात आए थे भी थोड़े दिन पहले, अखबारों में आया था, अरब सागरीय क्षेत्र में आया था। एक तो आया था ताउते, तोतके, जिसे कई शब्दों में तोतके बोला है, ठीक है। एक आया था यास, पूर्वी भाग में यास आया था, पश्चिमी भाग में तोतके या ताउते आया था। चक्रवात जो होते हैं, चक्रवातों की एक जो हम बोल रहे हैं नेचर स्वभाव, ये चक्रवात जो दो प्रकार के होते हैं बेटा, आएगा आपके। एक चक्रवात तो होता है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, एक तो होता है उष्ण, एक होता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आपके 0 से 30 के बीच में आता है, 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिणी। शीतोष्ण 30 से लेके 60 के बीच में आता है, 30 से लेके 60 के बीच में आते हैं। ये जो उष्ण आते हैं बेटा, ये भयंकर मूसलाधार वर्षा करते हैं, लेकिन तट पर आते ही समाप्त हो जाते हैं। तट पर आते ही क्या होता है? समाप्त हो जाते हैं। लेकिन शीतोष्ण है वो धीरे धीरे वर्षा करते हैं, हमारे सर्दियों में जो वर्षा होती है वैसे, और विनाशकारी भी नहीं होते हैं। मैं यहाँ पे इसलिए समझा रहा हूँ कि अगर सुनामी आई है तो सुनामी से क्या है, आपके पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो कंपित हो रहा है, और कंपन की लहरें हैं वो काफी आगे तक जाएगी। ये भूमि है तो इसमें भी काफी आगे तक विनाश होगा, किससे? सुनामी से। लेकिन अगर आपके चक्रवात आया है तो हवाएं तो वैसी ही चलेगी, लेकिन चक्रवात का एंड हो जाता है कहाँ पे? भूमि के पास। अब चक्रवात किस स्पीड से आया है? 100 किलोमीटर प्रति घंटे से आया है, 150 किलोमीटर प्रति घंटे से आया है। जितनी स्पीड से आया है उतना ही आगे नुकसान होगा, उतना ही आगे नुकसान होगा। लेकिन सुनामी से आगे तक नुकसान हो सकता है, क्योंकि भूकंप केंद्र है और भूकंप केंद्र से तरंगे लगातार आगे तक चलती है। तो चक्रवात जो उष्ण कटिबंध है वो धरातल पर आके समाप्त हो जाता है, लेकिन सुनामी का कहर बहुत आगे तक होता है। हालांकि सुनामी भी है वो तटवर्ती प्रदेशों में ज्यादा क्या करती है? नुकसान करती है, क्योंकि जल है वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता। लेकिन भूकंप की हलचलें हैं वो क्या करती है? जन और धन दोनों की हानि करती है। ठीक है, 2004 में अपने आई थी सुनामी, जिसका केंद्र क्या था? आपका बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र था। कौन सा था बेटा? बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र था। मैंने यहाँ पे चक्रवात इसलिए बताया है कि सुनामी चक्रवात में अंतर है। सुनामी में आंतरिक भाग से उत्पन्न कंपन होता है, और चक्रवात में आपके दाब में अंतर होता है। किसमें होता है? दाब में अंतर होता है। ठीक है, हालांकि विनाश दोनों ही करते हैं, उष्ण कटिबंध चक्रवात भी करता है और आपके सुनामी भी करती है। तो बताइए, सामान्य विवर्तनिकी भूकंप, ज्वालामुखी जन्य खनन, परमाणु बांध जनित भूकंप और सुनामी, ये भूकंप के क्या है? प्रकार है। समझ में आ गया बेटा? समझ में आ गया? यस सर। यस सर। सुनामी और चक्रवात में अंतर आया कि नहीं समझ में? सुनामी Yes, और चक्रवात में अंतर समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। आ गया? देखिए, यस सर। नहीं आया बेटा? सुनामी होती ना वो दाब में अंतर आ जाता है, सॉरी, चक्रवात होते हैं ना उनमें क्या आता है? दाब में अंतर आ जाता है। दाब में अंतर, एक तो हाई प्रेशर बेल्ट है, एक है आपका लो प्रेशर बेल्ट। एक तो आपकी हाई प्रेशर बेल्ट है और एक क्या है? लो प्रेशर बेल्ट है। हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चला करती है। हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चला करती है, और इसके कारण उत्पन्न जो परिवर्तन है उसको हम चक्रवात कहते हैं। लेकिन जब भूकंप का मूल है वो कहाँ पर है? महासागर में है, और अधिकेंद्र भी तो महासागर में होगा। तो भूकंप मूल और अधिकेंद्र महासागर में है, और कंपन होगा। इसके कारण जो कंपन हुआ तो लहरें उठेगी,
भाई धरातल पे अगर कोई भूकंप आए तो कंपन होगा, विनाश होगा, लेकिन सागर में कोई भूकंप आए तो क्या होगी, लहरें उठेगी। अगर कोई पानी बिल्कुल ठहरा हुआ है और आप उसमें कोई पत्थर डालते हो तो तरंगे उड़ती कि नहीं उड़ती, तरंगे उड़ती ना। तो सागर पे क्या होगी, तरंगे उठेगी, और तरंगे क्या होती है, विनाशकारी होती है। जिस प्रकार से उसकी गति होगी भूकंप की, उतनी ही विनाशकारी ये तरंगे होगी। तो भूकंप के कारण उत्पन्न जो है वो तो सुनामी होती है, और दाब में अंतर के कारण जो उत्पन्न होती है वो क्या होती है, चक्रवात होता है। अब तो आ गया क्या समझ में? यस सर। देखो अब आपका जो लास्ट बिंदु है इससे, क्योंकि आपके टेस्ट में कल जो पढ़ाऊंगा वो भी आएगा। लास्ट बिंदु बिल्कुल सिंपल सा है, बुक में दिया हुआ है कि भूकंप से क्या क्या प्रभाव होते हैं। भूकंप के प्रभाव, देखो भूकंप के नेगेटिव प्रभाव तो आते हैं, सारे ही नेगेटिव है, लेकिन कुछ पॉजिटिव प्रभाव भी आते हैं, ये और ध्यान रखना। हमारी बुक में जो पढ़ेंगे लगभग नेगेटिव है, नेगेटिव है। पॉजिटिव सुन लो आप। पहला पॉजिटिव प्रभाव तो है कि नवीनतम स्थलाकृतियां बन जाती है, भूकंप के कारण नवीनतम स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। दूसरा पॉजिटिव प्रभाव है कि भूकंप आने से जो जल स्तर है उसमें कई बार परिवर्तन हो जाता है। कई बार देखें भाई, बहुत सारे क्षेत्र है भी हमारे तो कुएं बिल्कुल खाली हो गए थे और पानी से भर गए। क्यों? क्योंकि भूकंप से जो प्लेटें हैं उनमें क्या हुआ है, बदलाव हुआ है, प्लेटों में विस्थापन हुआ है, और उसके कारण आपके भूकंप है, उसके कारण आपके जल स्तर में बदलाव आया है। ऐसे कुछ पॉजिटिव प्रभाव भी आपको देखने को मिलते हैं, बाकी सब नेगेटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। इसमें पहला है भूकंप है, इसमें पहला प्रभाव आपको देखने को मिलेगा भूमि का हिलना। सबसे पहली बात, भूकंप आएगा, आपकी बुक के बता रहा हूं कि पहला कारण है भूमि हिलेगी, ठीक है। दूसरा धरातलीय विसंगति आ जाएगी, धरातलीय विसंगति, धरातलीय विसंगति बताया ना, धरातलीय विसंगति मतलब धरातल है उसमें जो स्थिति बनी हुई है वो स्थिति बिगड़ जाएगी, ऊबड़ खाबड़ हो जाएगा, है ना। पर्वत बने हुए हैं, हो सकता है वहां पे मैदानी भागों का निर्माण हो जाए, पठार बन जाए, या नवीनतम पर्वत बन जाए, कुछ भी हो सकता है ना। भूकंप से घाटियां भी बन सकती है। अब यहाँ पे है भूकंप से क्या है, एक तो भूस्खलन होता है या पंख स्खलन होता है, ठीक है, या हिमस्खलन होता है। स्खलन का मतलब है कि कोई भी अपने आधार से, जब किसी वस्तु का आधार हो गया समाप्त, आधार हो गया समाप्त, तो एक साथ वह वस्तु नीचे गिर रही है। जैसे मान लो कोई चट्टान है, चट्टान का ऊपरी भाग ऐसे कैसे है, लेकिन निचला भाग आधार हमने समाप्त कर दिया, तो जैसे ही उसका एंड हो गया आधार का, तो चट्टान एक साथ नीचे गिरेगी। कई बार आपने देखा होगा कि जो आपके बड़ी बड़ी खाने होती है जिसमें खनन करते हैं लोग, क्या करते हैं, खनन करते हैं। तो खनन करते हैं तो वहां पे वो आंतरिक भाग से खनन करते रहते हैं, और सूचना मिलती है हमें कि भाई वहां की चट्टान है वो ढह गई, मिट्टी की चट्टान है या कोयले की चट्टान है या कोई और खनन कर रहे हैं, वो चट्टान ढही क्यों? क्योंकि चट्टान का ढहना उसके आधार समाप्ति का कारण था, और इससे क्या आता है, भूस्खलन आता है, जिसको हम लैंडस्लाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैंडस्लाइड बोलते हैं। ऐसे ही पंख स्खलन क्या होता है, जब ये तो है सूखा शुष्क प्रदेश, जब जो आपके आर्द्र प्रदेश है वहां पर इस प्रकार का कंपन होता है, तो वहां पर क्या होता है, कीचड़ है वो एक साथ क्या होता है, नीचे आता है। उसको क्या बोलते हैं, पंख स्खलन कहते हैं, या मलबा अवदाब कहते हैं। अभी पहले जो आपकी उत्तराखंड में जो हुई थी त्रासदी, उसमें पंख स्खलन यानी मलबा अवदाब एक क्या था, मुख्य कारण था। हिमस्खलन है वही हिम क्षेत्रों में जो आपकी बर्फ है उसका नीचे गिरना, बर्फ के पहाड़ है वो नीचे गिरेंगे। और सीधा सा अर्थ एक ही ध्यान रखो, आधार समाप्त हो रहा है। क्या हो रहा है? आधार समाप्त। आधार समाप्ति पर जो आपके
पहाड़ी प्रदेश है या कोई भाग है वो अचानक क्या हो, नीचे गिरे एक साथ, उसको बोलते हैं भूस्खलन, पंखस्खलन या हिमस्खलन। स्खलन का मतलब ही होता है आधार समाप्ति पे गिरना। बताओ समझ में आएगा? स्खलन का मतलब क्या होता है? आधार समाप्ति पे गिरना। सर तो होता है, पंखस्खलन दोबारा बताओ। नहीं आया समझ में बेटा? पंखस्खलन। पंख का मतलब कीचड़ होता है, कीचड़, मड। पानी मिल गया ना उसके मिट्टी में या कंकर में, तो वो क्या होगा, उस पानी के साथ नीचे गिरेगा दबाव के कारण। जब दबाव बढ़ गया ना, तो दबाव बढ़ गया, मान लो कोई ऐसी चट्टान है और उसमें पानी आके मिल गया, तो वो चट्टान का भार बढ़ गया, और भार बढ़ने से उसका आधार अगर कमजोर है तो दबाव बढ़ा, और दबाव के कारण वो एक साथ गिर जाती है। कई बार देखते हो वर्षा काल होता है, और वर्षा काल में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं वो एक साथ धराशायी हो जाती है। क्यों हो जाती है वो धराशायी? क्योंकि उसमें क्या है, वो जल का दबाव बढ़ जाता है, और उनका आधार क्या है, पहले से समाप्ति ही रहता है, तो दबाव बढ़ने से वो एक साथ ही नीचे गिर जाती है। तो ये पंखस्खलन होता है वैसे। ठीक है बेटा? पंख का मतलब है Yes, sir. कीचड़, पंख का मतलब है कीचड़, मड। ठीक है, अब हम बात करें मृदा द्रवण। मृदा द्रवण यानी मिट्टी जो होती है ना, मिट्टी, उसमें जल की बहुत अधिकता होगी तो वो भी क्या होगी, प्रवाहित होगी। ये भी है भूकंप का कारण है, वो मिट्टी प्रवाहित होगी, तो भूकंप के परिणाम स्वरूप देखें तो भूकंप के प्रभाव क्या पड़ेंगे कि कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे जल स्रोत है, क्या है, जल स्रोत है, और जल स्रोत भूकंप के कारण टूट गए, क्या हुए, टूट गए, और वहां पे वो जैसे जल बाहर निकला, जल बाहर निकला तो वो जितना भी कीचड़ मिट्टी जो भी थी वो जल के साथ क्या होगी, नीचे की ओर आएगी ढाल के अनुरूप। उसे क्या बोलेंगे, मृदा द्रवण। क्या कहेंगे, मृदा द्रवण, यानी मृदा का द्रव रूप में परिवर्तित होना। और ये कब होता है, जब कोई बांध वगैरह टूट जाते हैं या कोई जलाशय टूट जाता है, कहाँ पर, आपके पहाड़ी प्रदेशों में। इसके अलावा है धरातल का एक तरफ झुकना। धरातल का एक तरफ झुकना। अब धरातल एक तरफ कैसे झुक जाएगा बेटा? जैसे कोई ये भाग है और यहाँ पे आधार समाप्त हो गया किसी चट्टान का, तो ये चट्टान क्या होगी, नीचे की ओर मुंह कर जाएगी, नीचे की ओर झुक जाएगी इस आधार समाप्ति के कारण। और इसका नीचे की ओर झुकना है वो किसके कारण हुआ है, नीचे की ओर झुकना हुआ है भूकंप के कारण, भूकंप के कारण। ठीक है, अब इसके बाद है आपके, मैंने हिमस्खलन बता दिया, धरातलीय विस्थापन। धरातलीय विस्थापन, ये धरातलीय विस्थापन अभी पढ़ा था हमने, कौन सा, कौन सा, अभिसरण या अपसरण। तो ये जो अभिसरण या अपसरण है वो भी भूकंप का ही परिणाम है। अभिसरण और अपसरण है वो भी क्या है, भूकंप का परिणाम है। तो बेटा ये अभिसरण और अपसरण, इसके बाद में आपके कुछ दिए हैं, बांध और तटबंध टूट जाना भूकंप का ही परिणाम है। इसके बाद में आग लगना, किसी कोई वन क्षेत्र है और वहां पर भूकंप है और सूखे पेड़ है तो उसमें आपसी घर्षण होता है और क्या लग जाती, आग लग जाती है। इमारतें टूट जाना, उनके ढांचे ध्वस्त हो जाना, वस्तुओं का गिर जाना और सुनामी, ये सारे क्या है बेटा, भूकंप के ही प्रभाव है। किसके प्रभाव है, भूकंप के प्रभाव है। बताओ समझ में आया क्या? यस सर। ये सामान्य बातें हैं, कोई विशेष बात नहीं है। धरातलीय विस्थापन होना, तटबंध है उनका टूट जाना, आग लग जाना, इमारतों का टूट जाना, वस्तुओं का गिरना और सुनामी। और मैंने पॉजिटिव बताई दिया आपको, समझ में आ गया क्या? यस सर। हाँ, अब नेक्स्ट Yes, यस sir. सर। नेक्स्ट नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें पृथ्वी की संरचना पढ़ेंगे, आंतरिक। ठीक है।